पॉइंट तक क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, इसे हम लोग वेव कहते हैं। फिर हमने कहा कि दो तरह की वेव्स होती हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, फर्स्ट इज द मैकेनिकल एंड सेकंड इज द नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल। जैसे कि साउंड वेव, हम मैं बोल रहा हूँ तो अगर ये एयर ना हो तो आप मेरी वॉइस को सुन नहीं पाएंगे। सो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, राइट। किसी भी मीडियम में जो वेव जनरेट होती है उसे हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो किसी भी मीडियम में जनरेट होने वाली वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि ऐसी वेव्स जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ऐसी वेव्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव कहेंगे। जैसे लाइट एक तरह की नॉन मैकेनिकल वेव है, राइट। अभी आगे आप पढ़ेंगे कैसे ये नॉन मैकेनिकल वेव है, आपके सिलेबस में ही है। तो जब स्पेस से, सन से लाइट आती है, राइट, एक तरह का रेडिएशन है, तो स्पेस से होकर के आती है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, फिर भी एनर्जी हम तक पहुँच जाती है। समझ में आ रही बात? तो ये एक तरह का क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। तो ऐसे ही हमारे नेचर में और भी बहुत सारी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, है ना, एक्स रेज, गामा रेज, ये सभी वेव्स कैसी हैं, नॉन मैकेनिकल वेव है। इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। फिर हम लोगों ने देखा कि दो तरह की वेव्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वो तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम था, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो हम देखते हैं कि अगर मीडियम का पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर पे आपका जो है डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर एक दूसरे के राइट एंगल है, तो ऐसी वेव्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और दूसरा आपका बेटा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा वोकल कार्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो जब ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो एयर को कंप्रेस कर रहा है, तो एयर का जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है ऐसे बढ़ रहा है, तो पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में से हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल। तो ध्यान रखना कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लॉन्गिट्यूडिनल और जो है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक जो वाटर सरफेस के ऊपर जो वेव जनरेट होती है कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसी होती है? ट्रांसवर्स। जैसे आपने एक स्टोन को पानी में गिराया है ना, तो स्टोन तो ऐसे गिरा, अब मान लीजिए ये वाटर की सरफेस है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्टोन ऊपर से आया, उसने मॉलिक्यूल को ऐसे प्रेस किया नीचे की तरफ, तो जब इसको प्रेस किया तो इसके बगल वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी नीचे की तरफ जाएगा, इससे बगल वाला पार्टिकल ये भी नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से मीडियम के सभी पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आपको एक वेव का फॉर्मेशन, साइनोसॉइडल वेव आपको क्या करती है, दिखती है, राइट। तो इस तरह के वेव को हम लोग क्या कहते हैं, राइट। अब ध्यान देना कि वाटर जो है बड़ा ही स्पेसिफिक है। वाटर के सरफेस पे जो वेव जनरेट होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, और वाटर के अंदर इनसाइड द वाटर जो वेव जनरेट होती है वो क्या होती है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की होती है। तो कभी कभी तुम्हें थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा पूछने के लिए लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि बताइए लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहाँ जनरेट होती है, तो वाटर का सरफेस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का, और उस वाटर सरफेस के अंदर जो वाटर है उसमें जो वेव जनरेट हो रही है कैसा है, समझ में आ गई बात। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये सब हम लोग बात कर चुके थे। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर और डेंसिटी का फंक्शन होता है, राइट। समझ में आ रही बात? तो फंक्शन इज द डेंसिटी एंड प्रेशर। कंप्रेशन का मतलब जहाँ पे पार्टिकल पास पास में आ रहे वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, और रेयर फ्रैक्शन का मतलब जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर चलेगी। इतनी बात समझ में आ गई। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन था ट्रांसवर्स में। तो जहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जो आपका वेव है, वेव का जो फंक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है, तो वो ट्रांसवर्स वेव है। अगर प्रेशर और डेंसिटी क्या है, वो क्या है आपका लॉन्गिट्यूडिनल। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? इसके लिए फिर हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, राइट। अब क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है इसलिए ऐसी वेव को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव। दोनों को कंबाइन। अगर हम वेव कह रहे हैं, वेव का मतलब उसमें लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो दोनों के केसेस में इनको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? प्रोग्रेसिव। जो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। क्लियर हो गया? चलिए आगे की तरफ थोड़ा चलते हैं, स्क्रॉल करिए आप। हो गया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल ये सब पढ़ा चुके हैं। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ये सब देखो यहाँ पे बताया ना, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो ये कौन सा होगा, ट्रांसवर्स, राइट। और अगर ये डेंसिटी और प्रेशर का है फंक्शन, तो ऐसे केसेस में ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली क्लास में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव। तो मैंने आपसे कहा कि प्रोग्रेसिव वेव कह लो या ट्रैवलिंग वेव कह लो। बात देखिए, ट्रैवलिंग का मतलब कि यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है।
या प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसे प्रोग्रेसिव वेव भी हम लोग कहते हैं और ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका क्या मतलब है। तो कैसे हम लोग किसी भी ट्रैवलिंग वेव की स्पीड को निकाल सकते हैं, तो क्या तरीका होता है। तो सिंपल सा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, आप जानते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, राइट, ये स्पीड कह लीजिए। स्पीड छोटे से इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल ये करती है वेव, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज द वेलोसिटी। तो अगर मुझे उस वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो मैं एक छोटा सा इंटरवल एज्यूम कर लूँ, उस छोटे से इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कैलकुलेट कर लूँ। और ध्यान रखना कि वेव में जो वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं बेटा, वेवलेंथ। एक वेव कंप्लीट करने से डिस्टर्बेंस कितना आगे की तरफ बढ़ा उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। या अभी मैंने आपको बताया था कि क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ के बीच की डिस्टेंस या एक कंप्लीट वेव फॉर्मेशन में जो डिस्टेंस चली गई उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। या कह सकते हैं कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स लिखा गया है इसकी जगह पे मैं लैम्डा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वेव के केस में इसका एक सीक्वेंस चेंज हो जाता है और इसका नाम मैं रख लेता हूँ क्या, वेवलेंथ, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में थोड़ा सा समझिएगा। ये मैंने यहाँ पे दो वेव्स आपको इस तरह से दिखाई है ना। ये मान लीजिए ये पहली वाली वेव है, ये दूसरी वाली वेव है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये एक ही सिचुएशन की वेव्स हैं, एक ही मीडियम का वेव है, लेकिन इसमें छोटे से टाइम इंटरवल पे दो पार्टिकल का वाइब्रेशन दिखाया गया है। आ रही बात समझ में, दो पार्टिकल, किसी मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब वो पार्टिकल क्या करेंगे, अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि मैकेनिकल मीडियम के पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होंगे, बस उनकी एनर्जी डिस्प्लेस होगी, यही तो बताया था मैंने आपको। और फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे वेव क्रिएट करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप वगैरह में अगर आपने देखा होगा तो उसमें किस तरह से वेव क्रिएट करते हैं। एक तरफ से सब खड़े होना स्टार्ट होते हैं, फिर एक तरफ से लोग बैठना स्टार्ट कर देते हैं। एक खड़ा हुआ, दूसरा बगल वाला बैठ गया, ये खड़ा हुआ, जैसे ये बैठने वाला तब तक दूसरा वाला खड़ा हो गया, फिर ये वाला खड़ा हो गया, फिर तो इस तरह से देखो एक वेव क्रिएट हो जाती है ना। ऐसा लोग करते हैं, क्रिकेट वगैरह में देखिए लोग अपने हाथों को ऊपर नीचे करके क्या करते हैं, वेव क्रिएट करते हैं। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आपको दिख जाएगा, या आप यूट्यूब पे सर्च करके मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो वेव्स हैं, मतलब वेव एक ही है, बस इसमें हमने टाइम इंटरवल कर दिया कि डेल्टा टी। मान लो कि पहली वेव ये है और दूसरी वेव ये है, तो पहली वाली वेव जो है और दूसरी वाली वेव के बीच का जो डिस्टर्बेंस है या जो टाइम लैग है वो डेल्टा टी, राइट। तो होता क्या है कि अभी ये पहला वाला पार्टिकल यहाँ पर है, मान लो कि ये पहला वाला पार्टिकल यहाँ पर है, या किसी सिचुएशन में ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे होगा, अगले डेल्टा टी टाइम के बाद यहाँ वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे जाएगा, अगले डेल्टा टी के बाद यहाँ वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे जाएगा। आरी बात समझ में। इस तरह से इस मीडियम के जितने पार्टिकल हैं सब के सब एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने मैक्सिमम पोजीशन पे जाएंगे, फिर से मीडियम वापस आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जब ये करते हैं तो आपको क्या दिखता है, आपको एक वेव दिखता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ वाला पार्टिकल भी यहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ वाला पार्टिकल थोड़ा ऊपर रहा होगा, यहाँ वाला पार्टिकल थोड़ा और ऊपर रहा होगा, यहाँ वाला पार्टिकल थोड़ा और ऊपर रहा होगा। अब अगर मैं देखूँ इन दोनों वेव्स के बीच में देखूँ तो ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, अगले डेल्टा टी टाइम के बाद यहाँ वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे जाएगा, अगले डेल्टा टी टाइम के बाद यहाँ वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे जाएगा। तो आप देखो ये जो ट्रफ है ये ऐसे आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, ये थोड़ा सा आपको आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये इसमें होता है। तो अब क्या हुआ कि हमने कहा कि भाई यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुंचा, तो ये डिस्टर्बेंस जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसको मैंने मान लिया डेल्टा एक्स, और इसमें जितना टाइम लगा उसे मैंने क्या मान लिया डेल्टा टी। सो दिस विल बी v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आई है। तो जब भी वेव ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे बने रहते हैं, बस वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। या तुमने देखा होगा कि जब तुम लोग गर्ल्स हो तो डांस वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, अभी फेयरवेल पार्टी होने जा रही है तो आप लोग डांस वगैरह भी करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, कोई बुरा भी नहीं है, करना चाहिए, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 9th के बाद आप लोगों ने कभी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि 10th में बोर्ड हो गया तो एक साल तो न्यूट्रल पड़े थे। अब एक मौका मिला है कि जो है थोड़ा सा जो है दिखाया जाए। तो आप देखिए जब डांस करते हैं, आपने देखा भी होगा ऐसे क्लासिकल डांस, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी गर्ल्स एक साथ खड़ी हो गई सामने से, फिर वो अपने हाथ को क्या करती है, एक साथ ऊपर करती है, एक साथ नीचे करती है, तो एक वेव से क्रिएट हो जाती है कि नहीं। आप देखो वहाँ पर तो क्या वो बस क्या कर रही है, अपने हाथ को एक बार ऊपर कर रही है, एक बार नीचे कर रही है, बस यही तो कर रही है। लेकिन आपको एक वेव जैसे लगता है कि एक वेव आगे की तरफ बढ़ रही है। मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं आप, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये वेव का फॉर्मेशन थोड़ा ऊपर करिए, चलिए
स्क्रॉल करिए ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिए। चलिए ठीक है, अब इसमें देखिएगा स्पीड ऑफ द ट्रांसफर रेट, ये तो तरीका मैंने बताया कि वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। तो अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा स्पीड ऑफ द ट्रांसफर रेट, किसी भी ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए स्पीड जो है वो डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी पर और उसके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब होता है इलास्टिसिटी, कोई भी मीडियम कितना इलास्टिक है। कोई भी मीडियम कितना इलास्टिक है कैसे समझेंगे कि कोई भी मीडियम में पार्टिकल को डिस्टर्ब करने के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे कितना फास्ट आ जाता है। आ रही बात समझ में क्या, कि जितना फास्ट, जैसे सॉलिड, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि आपने स्टक किया, पार्टिकल वाइब्रेट करके तुरंत अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा। रबड़ की इलास्टिसिटी उस ज़्यादा कम है, उसको आप खींच सकते हो और उसको छोड़ोगे तो टाइम लैग उसमें होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव निकालने का जो प्रोसेस है, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड इज गिवन बाय v √n/, ठीक है। तो बेसिकली जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे और डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी तक आपको ये बताया गया होगा, अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट चेंज होता है। अभी तक आपको ये बताया गया होगा कि सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यही बताया गया था। लेकिन यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि वेलोसिटी ज़्यादा तब होगी जब डेंसिटी कम होगी। आधी बात समझ में क्या। अब यहाँ तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा पड़ गया कि भाई आपको अभी तक ये बताया गया था कि सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है। सॉलिड में स्पीड ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर जल्दी करेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग इसको एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि जो वेलोसिटी है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज द इलास्टिसिटी, इसके क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सॉलिड में इसका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि ये वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। आरी बात समझ में कि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होती है या इलास्टिसिटी का जो नेचर होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि अपनी पोजीशन पे इतने फास्ट आ जाता है कि ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है। तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें डिपेंड करती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कोई भी मीडियम जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उसमें साउंड की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए स्टील के अंदर, अभी तक हमारे नेचर में स्टील एक ऐसा एलिमेंट है, स्टील के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, राइट। क्योंकि स्टील के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वो मॉलिक्यूल्स तुरंत पास में आ जाते हैं, है ना। इस वजह से क्या होता है, इसमें वेव का मोशन ज़्यादा होता है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया यार, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आप जानते हैं गिटार हो गया, सितार हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, अभी पढ़ेंगे कैसे ये साउंड वगैरह जनरेट करते हैं, की बात हम लोग आगे करने वाले हैं। तो ये किस तरह से जो है साउंड को जनरेट करते हैं या उसमें किस तरह से साउंड प्रोपोगेट होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है v √t/, राइट। अब जब भी गिटार वगैरह हम लोग प्ले करते हैं तो होता क्या है बेटा कि उसकी स्ट्रिंग जब ढीली रहती है तो वॉइस उतनी एग्जैक्टली नहीं आती, तो हम लोग क्या करते हैं, गिटार को थोड़ा सा उसकी स्ट्रिंग हमेशा टाइट करके रखते हैं, उसमें कीज लगी रहती हैं, उन कीज को आप क्या करते हैं, जितना ज़्यादा टाइट रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसमें साउंड वाइब्रेट करेगा, राइट। अब थोड़े आप बड़े होंगे तो आपके शौक बढ़ेंगे, तो शौक जब बढ़ेंगे तो आप लोग सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें भी, है ना। तो आप देखिएगा कभी प्ले करिए गिटार वगैरह, तो उसमें क्या होगा कि जितना ज़्यादा आप उसमें टेंशन रखेंगे, टेंशन का मतलब अच्छा एक चीज़ तुम और देखना, गिटार में जो वायर्स लगे होते हैं 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, 5 स्ट्रिंग की भी आती हैं, 6 स्ट्रिंग की भी आती हैं, और आजकल तो 7 और 8 स्ट्रिंग की भी आने लगी हैं। तो उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो अलग अलग होती है, जिसमें बेस वाला, जैसे उसमें कई सारे होते हैं, जैसे तुम बेस वॉइस निकालना चाहते हो, थोड़ी मोटी वॉइस आपको निकालनी है, उसमें वॉइस का मतलब साउंड निकालना है, तो उसमें क्या होती है, मोटी वाली स्ट्रिंग जो होती है वो उससे बेस वॉइस आप क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखो म्यू T/म्यू पे डिपेंड करेगा, और म्यू क्या है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर वायर आपका थिक हो गया, वायर अगर आपका थिक हो गया तो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएगा, है ना। और यही अगर थिन रहा तो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ कम हो जाए, भाई यूनिट लेंथ में कम मास आ रहा है, भाई थिक हो गया तो ज्यादा मास आएगा। आगे बात समझ में, जैसे मैं कहूँ कि हाँ क्या नाम तुम्हारा, स्नेहा, स्नेहा के यूनिट लेंथ में कितना मास एग्जिस्ट करता है, राइट। और यही मैं इनका निखिल का एग्जाम्पल लूँगी तो दोनों में अंतर आ जाएगा ना भाई, इनके लेंथ के अकॉर्डिंग कितना वेट है निखिल तुम्हारा, फिर भी 70 kg तो होगा लगभग,
चलो 50 के लगभग होगा, मान लेते हैं 50 के लगभग। तो यूनिट लेंथ पे मैं समझ रहा हूँ कि ऑलमोस्ट दोनों की हाइट सेम है, तो इनकी हाइट और इनके मास को डिवाइड कर दो और इनके हाइट और इनके मास को डिवाइड कर दो, तो यूनिट लेंथ में इनका मास ज़्यादा निकलेगा, इनका मास क्या होगा, कम निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि टेंशन पे डिपेंड करेगा, आपकी स्ट्रिंग जितनी ज़्यादा खींची हुई है ना, उतना ज़्यादा उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना, और उसमें जो मास पर यूनिट लेंथ जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा होगा, राइट, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग साउंड को जनरेट करने के लिए जो कि गिटार या सितार होते हैं उसमें अलग अलग थिकनेस की वायर्स लगी हुई होती है, ठीक है। चलिए ऊपर आ जाइए थोड़ा सा। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। अब आप कहोगे सर ये कैसे डिराइव हो गया, सो इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, राइट। एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या हुआ, हमने देखा कि भाई ऐसे ऐसे होता है, तो हमने डिपेंडेंसी निकाला, समझ में आ गई बात। चलिए स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, राइट, तो स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ लिक्विड और गैसियस मोड। तो ध्यान रखना कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जनरेट होती हैं उनके लिए हमेशा मीडियम की जरूरत होती है ना, और ट्रांसवर्स वेव के लिए ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन अ लिक्विड एंड गैसेस। तो बेसिकली ये लिक्विड और गैसेस में, और ट्रांसवर्स वेव जो है सॉलिड्स में, ठीक है। ध्यान रखना कि जो ट्रांसवर्स वेव आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव जो होती है कहाँ पे जनरेट होती है, सॉलिड्स में जनरेट, राइट, और मोस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स गैसियस और लिक्विड मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती हैं। और वही सेम फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पे v = √b/ρ कर दिया। डेंसिटी की इनवर्सिटी प्रोपोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे बल्क मॉडुलस आ गया। बल्क का मतलब जहाँ पे आप अमाउंट की बात करते हैं ना, वहाँ पे आप बल्क यूज करते हैं, तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे डिपेंड करेगा और ये डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इसके बाद स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन सॉलिड मीडियम, तो v = √y/ρ, तो यहाँ पे यंग मॉडुलस आ जाता है, राइट। तो वही सेम चीजें हैं। अब आप कहेंगे सर कहाँ से आया, ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, किताब में भी ऐसे ही डायरेक्टली लिख दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, राइट। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, साउंड की स्पीड निकालते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, साउंड की स्पीड हम लोग निकालते हैं और उसमें इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड मिलती है वो एक्चुअल वैल्यू से काफी अलग है। जैसे साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, ये आप जानते हैं, या 340 कहीं पे भी लिखा हुआ है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है साउंड की स्पीड। तो हम लोग जब इस फॉर्मूले में रखकर इसकी स्पीड निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमें बिल्कुल अलग वैल्यू मिलती है, राइट। तो इसको करेक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट लिखा था लाप्लास। लाप्लास ने क्या किया, इसमें करेक्शन की और करेक्शन करके कुछ वैल्यूज दी, और लाप्लास का करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो थोड़ा ऊपर आ जाइए, ठीक है। सो दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूटन्स का क्या फॉर्मूला है, फिर आगे हम लाप्लास की बात करेंगे। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। तो न्यूटन साहब ने कैसे डिराइव किया, क्या तरीका था उनका, आ जाइए।
न्यूटन साहब होते थे, उन्होंने वेलोसिटी ऑफ द साउंड को कैलकुलेट किया। देखो न्यूटन का नाम तुम्हें हर जगह मिलेगा, है ना। न्यूटन साहब होते हैं वो गॉड थे अपने आप में, वो जहाँ पे भी कुछ रिसर्च होता था प्रेजेंट हो जाता। तो मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस तुम देखोगे अगर 16th सेंचुरी के आसपास, कि पहले तो टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो तुम देखोगे न्यूटन साहब हर जगह प्रेजेंट है। वेव वाले टॉपिक में भी प्रेजेंट है, मतलब मोशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपको हर जगह मिल जाएंगे न्यूटन साहब। आ रही बात समझ? तो मैं यही कभी कभी सोचता हूँ कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। मतलब उसने इलेक्ट्रिसिटी में भी काम कर लिया, उसने जो है लाइट के फील्ड में भी काम कर लिया, उसने जो है वेव के भी फील्ड में काम कर लिया। अभी थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो और भी बहुत सारी तुम्हें चीज़ें मिलेंगी, है ना। समझ में आ रही बात? उन्होंने माइक्रोस्कोप भी बनाया, टेलीस्कोप भी बनाया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छूटा जो उन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो साउंड वेव है, साउंड वेव जो है हमारे नेचर में क्या करती है, ट्रेवल करती है। और जो हमारा नेचर है, उन्होंने कहा कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो मीडियम है वो कैसा है, वो उन्होंने कहा कि आइसोथर्मल। क्या है? आइसोथर्मल। उन्होंने कहा कि हमारे नेचर का टोटल टेम्परेचर कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में? उन्होंने कहा कि भाई हम जो ये वेलोसिटी ऑफ द साउंड निकाल रहे हैं, ये अज्यूम करके निकाल रहे हैं कि टोटल टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो क्या कहा इन्होंने, न्यूटन अज्यूम दैट साउंड वेव ट्रेवल थ्रू द अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, राइट। तो उन्होंने कहा कि आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करता है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे मीडियम का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो भाई यहाँ पे आइडियल गैस लिया है इन्होंने, P is equal to RT, 1 मोल ऑफ गैस लिया तो P is equal to RT, राइट। तो यहाँ से T कांस्टेंट है तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, P is equal to कांस्टेंट। अब उन्होंने कहा कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इसी को तो बॉयल्स लॉ कहते हैं, तो P is equal to कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ उन्होंने कहा, ऊपर लाइए थोड़ा सा। अब इन्होंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। इस पूरे इक्वेशन को P is equal to कांस्टेंट को क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो d upon d, अच्छा डिफरेंशिएशन एक तो डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में होता है ना, ये आप जानते हैं। जैसे t के रिस्पेक्ट में निकाला, प्रेशर के रिस्पेक्ट में निकाला, है ना, किसके रिस्पेक्ट में आप निकाला ये डिपेंड करता है। दूसरा होता है कि आप इसमें चेंज निकाल दीजिए। तो जब भी डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, जब भी किसी भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो ध्यान दें कि अगर आपके पास दो फंक्शन है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो सेम प्रोसेस उन्होंने यूज किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर आप इस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसे लिखिए p dv/dt प्लस v dp/dt, और dt दोनों में से कॉमन लेकर के 0 में मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा 0 बन गया। क्या बन गया, p dv प्लस v dp इक्वल टू 0। निकाला किसके रिस्पेक्ट में जी, टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है प्रेशर, टाइम, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो आप उसके क्रॉस निकाल सकते हैं। तो हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये तो फंक्शन 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, राइट। तो p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, p dv इज इक्वल टू माइनस v dp, राइट। तो यहाँ से आपका p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस dp अपॉन dv अपॉन dt। समझ में आई बात? तो यहाँ पे प्रेशर अपॉन dv अपॉन dt। अच्छा आप ध्यान से समझो कि ये क्या है, ये आपका बल्क मॉडुलस है ना। बल्क मॉडुलस क्या पढ़ा था आपने, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो बल्क मॉडुलस में क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। और कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, चेंज निकालने के लिए डेल्टा v अपॉन v, यही तो करते हो आप, स्ट्रेन। तो ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेस। तो मतलब p जो होगा माइनस b के बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। यही तो बात हुई, अरे बोलो भाई यही तो हुआ। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। तो हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, p इक्वल टू माइनस v dp अपॉन dt। अब वही सेम चीज है, हमने कहा कि बल्क कांस्टेंट आप जानते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन f by a अपॉन dp अपॉन p। f by a को हमने क्या लिख लिया, प्रेशर, यहाँ से dv अपॉन दिया, ठीक है। आगे चलिए, फिर इसके बाद वही सेम चीज है, यहाँ पे ये चीजें आ गई, यही हमने प्रूव कर दिया, बीटा इज इक्वल टू हो सकता है p into v अपॉन dv, राइट। अब हमने जो ऊपर वाला इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर कर दिया। तो हमने कहा सिंस प्रेशर विल बी चेंज आफ्टर चेंजिंग इन वॉल्यूम, राइट। तो p इज इक्वल टू v dp अपॉन dt, राइट। अब इसमें हमने कहा कि प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है और हमारे पूरे यूनिवर्स का वॉल्यूम फिक्स है। तो हमने कहा कि बीटा इज इक्वल टू v dp अपॉन dt, मतलब इसमें हमने चेंज लगा दिया, राइट, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमने लिख दिया v dp अपॉन, इसके साथ हमने d लगा दिया, चेंज लगा दिया, तो v dp अपॉन इक्वेशन नंबर 3 हो गया, राइट। अब हमने ऊपर वाला इक्वेशन और इक्वेशन को आपस में बराबर कर दिया, बीटा इज इक्वल टू माइनस p, जो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा था, इसको हम लिख सकते हैं p। तो माइनस p इज इक्वल टू बीटा के बराबर आ गया, यही तो हुआ, नहीं समझ में आया, ठीक है। ऊपर करिएगा थोड़ा सा,
अब आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू बीटा अंडर रूट रो। बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रूव किया, जो न्यूटन साहब थे उन्होंने प्रूव किया कि जो ये बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, राइट। तो ये जो फॉर्मूला था v इक्वल टू अंडर रूट बीटा अपॉन रो, इसकी जगह पर b की जगह पर उन्होंने क्या रख दिया, p रख दिया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, v इक्वल टू p बाई रो, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हमारे नेचर का अगर हम लोग एनटीपी पे बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बात करें, तो हमें पता होता है कि p जो होता है प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट इज द 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। और इसको जब हम लोग निकालते हैं तो 1.01 × 10⁵ बार, राइट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm है। उसके बाद इन्होंने कहा कि डेंसिटी, एनटीपी पे जो डेंसिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस की, वो कितनी होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो हमने क्या किया, एक स्पेस लिया, उसकी डेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली अपने नेचर में, तो हमने देखा कि 1.29 kg पर मीटर क्यूब आ, ठीक है। अब हमने इस वाले फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज रख दी। तो जब इन दोनों वैल्यूज को हमने रखा तो देखो हमारे पास क्या वैल्यूज आती है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 280 मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूटन साहब का जो फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल करके आई कितनी है बेटा, 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ जो साउंड की स्पीड होती है कितनी होती है 332, राइट, 332 मीटर पर सेकंड। तो उससे तो बहुत ज़्यादा कम है। कितने का अंतर, लगभग 40 का अंतर। तो 40 का अंतर बहुत ज़्यादा होता है ना, 40 का 20 इधर हो गया और 30 उधर, तो 52 का अंतर, तो 52 का अंतर आ रहा है। तो इतना अंतर तो बहुत ज़्यादा है ना, इतना अंतर तो काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इनके फॉर्मूले में प्रॉब्लम थी, राइट। तो न्यूटन के फॉर्मूले को एक साइंटिस्ट है लाप्लास ने क्या किया, इसको करेक्ट किया। कैसे करेक्ट किया, इन्होंने कहा कि हमारा नेचर जो है वो आइसोथर्मल नहीं है, हमारा नेचर जो है एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक का मतलब हमारे नेचर का टोटल हीट कांस्टेंट है, टोटल हीट एनर्जी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर आपस में चेंज होता रहता है, एक्सचेंज होता है। आगे बात सुनो। अब इन्होंने कहा लाप्लास करेक्शन इज द न्यूटन्स फॉर्मूला। तो लाप्लास साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि शॉर्ट कमिंग ऑफ द न्यूटन्स फॉर्मूला वाज एक्सप्लेन्ड बाय लाप्लास इन 1816 एंड करेक्टेड, राइट। इन्होंने 1816, अब सोचिए 16 सेंचुरी में न्यूटन साहब होते थे, मर गए, मरने के बाद में पता चला कि उन्होंने जो दिया वो गलत था। उसके बाद लाप्लास साहब आए थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो हम तुम्हें करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट कैसे किया, 1816, राइट, 1816 में इन्होंने क्या किया, इसको करेक्ट किया। और कैसे करेक्ट किया इसको थोड़ा देखिए। इन्होंने सजेस्ट किया कि जो हमारा साउंड वेव होता है जब वो मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो आइसोथर्मली ट्रेवल नहीं करता, वो एडियाबेटिकली ट्रेवल करता है, ठीक है। मतलब कि वो टेम्परेचर का एक्सचेंज करता रहेगा, राइट। तो टेम्परेचर का एक्सचेंज करता रहेगा तो ऐसा क्या होगा देखिएगा। Laplace suggested that sound wave travel in the air under the adiabatic condition, not under the isothermal condition, right, तो under adiabatic condition। अब जब भी कोई भी प्रोसेस एडियाबेटिकली होता है तो वो पॉइजन्स इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है, PV टू पावर गामा, राइट, PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, जहाँ पे गामा जो होता है CP अपॉन CV होता है, राइट, ये आपको बताया था। अब ये गामा है, गामा को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, और CP अपॉन CV की वैल्यू आप निकालते भी हैं। मोनोटॉमिकली 1 पॉइंट समथिंग करके होता है, डायटोमिकली कुछ और होती है, ये सब हमने टेबल बनाया था, डिस्कस किया था हमने। तो PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा, पॉइजन्स इक्वेशन। एडियाबेटिक जो चेंज होता है, एडियाबेटिक चेंज जब भी होगा या एडियाबेटिक प्रोसेस जब होगा तो वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेगा, पॉइजन्स इक्वेशन, PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे V क्या है आपका, आपको मैंने बताया। अब सेम वही प्रोसेस है, ऊपर करिएगा। अब सेम यही प्रोसेस है, इसको इन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट कैसे किया देखिएगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन, किस तरह से उन्होंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। तो देखिए कैसे इसको इन्होंने डिफरेंशिएट किया। तो ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट फंक्शन p, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो dy dx x टू पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन x की पावर n में है और उसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी, पावर पहले आ जाएगी और पावर एक माइनस कर दी जाएगी, ठीक है। तो वही सेम है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को तो ऐसे लिख लिया, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा हमने पहले तो पावर को लिख लिया गामा, और v टू पावर गामा माइनस 1। अब क्योंकि इसकी पावर है इसलिए हमें v को भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, d, समझ में आई बात, माइनस सेकंड फंक्शन वैसे रहे तो v टू पावर गामा n d, ठीक
ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई पावर नहीं है इसलिए उसको डायरेक्ट डीपी। तो इसको भी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। हाँ टी के रिस्पेक्ट में कर लेंगे इसको, क्योंकि जीरो है ना, तो जीरो मल्टीप्लाई कर दोगे जीरो हो जाएगा सारा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, पी गामा को हमने एक तरफ कर लिया और इन सबको एक तरफ कर लिया, तो क्या आ गया माइनस वी टू पावर गामा डीपी अपॉन वी टू पावर गामा माइनस 1 डीपी। अब देखना ध्यान से समझना, अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी प्लस हो जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में चली जाएगी। अरे भाई ये पूरा पावर ऊपर, या इसको तुम नीचे लेकर के आ जाओ तब भी बात एक ही है। इसको तुम ऊपर लेकर के गए तो क्या हुआ, ये माइनस हुआ ये प्लस हो गया, तो गामा से गामा कैंसिल हो गया, क्या बचा v टू पावर, तो देखो यहाँ पर v बचा, मतलब इसको लेकर के सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, तो आ जाएगा v dp अपॉन dt, यही तो आएगा। और v dp अपॉन dt को आप बल्क मॉडुलस कहते थे, अब याद करिए बीटा आपने प्रूव किया था dp अपॉन vdp, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो p गामा इक्वल टू आ गया माइनस v dp अपॉन dv, इक्वेशन नंबर 2 जो कि बीटा के बराबर है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि भाई बीटा इक्वल टू, कंपेयर कर लेंगे दोनों को कंपेयर करें तो बीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, p गामा के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो उन्होंने लिखा था v इक्वल टू बीटा अपॉन p, यहाँ p अपॉन रो लिखा था इन्होंने, राइट, तो इसमें गामा का मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ा, नहीं समझ में आया। न्यूटन का जो फॉर्मूला था वो सिर्फ इतना था v इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन रो, यही तो था। और जब इन्होंने इस वैल्यू को रख करके STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, राइट, या NTP पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जब सॉल्व किया तो उन्हें जो वैल्यू मिली वो 220 मिली, 280 मिली, राइट, 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब इन्होंने इसको एडियाबेटिकली सॉल्व किया तो एडियाबेटिकली सॉल्व करने के बाद जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है v इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा भाई दिस इज द लाप्लास करेक्शन फॉर्मूला, तो लाप्लास ने क्या ऐड कर दिया, गामा को ऐड कर दिया, ठीक है। यही पूछा जाता है, आपको पूरा डिराइव करना होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। सो दिस इज द लाप्लास करेक्शन फॉर्मूला फॉर एयर। एनटीपी पर गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.4, राइट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे नेचर में जो पाए जाते हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, ये सभी किस में पाए जाते हैं बेटा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.4, Cp/Cv बताया था कैसे निकालते हैं, राइट, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और डेंसिटी तो आपको पता ही है, अब इन सबको यहाँ पे रख दिया गया, तो रो, तो हमने गामा को बाहर कर लिया और मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है 280 है ना, इसको निकाले 280, अब इसमें मैं ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 1.4 मल्टीप्लाई बाय 280, तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 331.3, जो कि अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है, राइट। तो इस तरह से क्या किया गया, साउंड की स्पीड कनेक्ट की गई और कैलकुलेट की गई। एक बार फिर से फटाफट आपको बताता हूँ, न्यूटन साहब ने क्या किया, ये माना कि हमारा जो नेचर है वो कैसा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब हमारा नेचर जो है उसका टोटल टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग जब फॉर्मूला बनाया तो उनका फॉर्मूला आया v इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन रो। एनटीपी में जब इसकी वैल्यू को रख करके निकाली गई तो जो वैल्यू आती है कितनी आती है 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये काफ़ी रफ है, मतलब इसमें बहुत सारा एरर है, तो इसको करेक्ट करने के लिए लाप्लास साहब ने कहा कि हमारा नेचर है वो कैसा है, एडियाबेटिक, उसकी टोटल हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो टेम्परेचर का एक्सचेंज करता है, राइट। तो टेम्परेचर का एक्सचेंज करता रहेगा तो वहाँ पे कौन सा इक्वेशन फॉलो होगा, पॉइजन इक्वेशन होगा। उसको डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू निकालते हैं तो हमें गामा से उसमें अंडर रूट गामा से मल्टीप्लाई करना होता है। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली साउंड की स्पीड के बराबर, जो कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या है, लगभग बराबर है। तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि जो है हमारा जो नेचर है वो कैसा है, एडियाबेटिक। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हमारा नेचर कैसा है, तो आपका नेचर कैसा है बेटा, एडियाबेटिक। हमारा नेचर जो है वो टेम्परेचर का एक्सचेंज करता रहता है, मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर का एक्सचेंज क्या करते हैं, करते रहते हैं। ध्यान दीजिए कि जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास में हो जाते हैं और मॉलिक्यूल जब बहुत दूर में होते हैं, तो मॉलिक्यूल जब पास में होंगे तो क्या होगा, उन पर जो है प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अब देखिए विंटर सीजन में क्या होता है, आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। अब देखिए विंटर सीजन में या शाम को या सुबह आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, क्यों, क्योंकि सुबह और शाम में हमारे नेचर में मॉइस्चर होता है, हमारा जो नेचर होता है वो डेंस होता है। अगर डेंस होगा तो मॉलिक्यूल पास में होंगे, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो साउंड का ट्रेवलेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आपको ज़्यादा सुनाई देता है। कभी बारिश हो जाए तब भी तुम्हें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देने लगती है। आ रही बात समझ में? समर सीजन में ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, समर सीजन में ऐसा नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है, इसको ऑब्जर्व करना, इसको समझना कि सुबह के टाइम पे जब तुम उठते हो तुम्हें चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई देती है ना, बात समझ में आ रही है? तो रात के समय में देखिए आपको आवाज़ें खूब सुनाई देती है ना, ठीक है, पास में कर
कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा नेचर डेंस है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से साउंड आपको फास्ट सुनाई देगा, जल्दी सुनाई देगा, है ना। ये लाप्लास समझ में आ गई बात, ठीक है। तो लाप्लास हमने इस तरह से क्या किया, करेक्शन किया। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे नेचर में जो साउंड है, हमारे नेचर का जो साउंड है या गैसेस जो है, साउंड जो गैसेस में ट्रेवल करता है वो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है देखिएगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, अगर हमारे नेचर का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, या किसी भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन बॉयल्स लॉ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉलो होगा, राइट। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, चलिए आगे बढ़ाइए, ठीक है। सो हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ से v इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, राइट। सो पुट दिस वैल्यू इन बॉयल्स इक्वेशन में रख दिया, pm by rho कांस्टेंट, तो m and rho इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्योंकि पता है कि किसी भी गैस के लिए दोनों क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसका मतलब जो p होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो p by rho क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से देखो, कहने का मतलब ये है, मतलब इसमें ये चीज ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है, m और rho तो कांस्टेंट है ही, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट। यही तो हुआ ना, है ना, कि भाई अगर ये वैल्यू वेरिएबल है, ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो चेंज होने का मतलब क्या है, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है इसका मतलब ये चेंज हो रहा है, यही तो। अब मास भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है। मान लीजिए आपने एक यूनिट वॉल्यूम का गैस लिया जिसका मास भी कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसे केसेस में उसका प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, राइट। तो यहाँ से एक बात सिद्ध हो गई कि m and rho कांस्टेंट, इसका सीधा सा मतलब है कि pv क्या होगा, कांस्टेंट होगा। pv कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या है कि p by rho का जो रेशियो था, √p by rho का जो रेशियो था, जो न्यूटन साहब ने दिया था, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर p by rho की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका सीधा सा मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर चेंज। तो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना भी चेंज हो, आप देखिए विंटर सीजन में प्रेशर और समर सीजन में प्रेशर, तो समर सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं। तो हवाएं इतनी तेज़ी से चलती है, क्यों चलती है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। कहीं पे प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पे प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, हवाएं चलने लगेंगी। और लू चलती है, आप देखिए गर्मी के टाइम में, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, राइट। तो ध्यान रखना है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता साउंड पे, आप प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, डजंट मैटर, राइट। तो प्रेशर बढ़ने से कभी भी साउंड, ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि अगर हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाती है, आप देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपने ये पढ़ा है कि भाई साउंड की स्पीड जो होती है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसमें कुछ भी वैल्यू दी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाइए, इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट या डज नॉट चेंज, राइट। तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि साउंड की स्पीड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर हो गया, चलिए आगे आइए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा होता है, देखिएगा। अब हमें पता है कि फॉर अ गैस पीवी इज इक्वल टू आरटी, है ना। हम न्यूटन के कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, हम एडियाबेटिक पे नहीं आए हैं, हम न्यूटन के कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं कि भाई हमारा नेचर कैसा है, आइसोथर्मल है। तो पीवी इज इक्वल टू आरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आइसोथर्मल जो है आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमें निकालना है, तो v इज इक्वल टू m by rho होता है, रख दिया हमने यहाँ पर, तो p इज इक्वल टू m by rho इज इक्वल टू RT, ठीक है। आगे आ जाइए, ठीक है। अब तुम्हें पता है p by rho एक तरफ कर दिया, √RT by a, ठीक है, RT by a, ठीक है। सो p by rho इज इक्वल टू RT by a, इक्वेशन नंबर भी हो गया आपका 3, राइट। m इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ द साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड क्या हो जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू PV, P मल्टीप्लाइड बाय गामा, ये तो पढ़ा आपने, है ना, P2 गामा डिवाइडेड बाय, अब इसकी जगह पे रख दिया RT बाय a। कहने का मतलब ये है कि P बाय rho को हमने इंप्रूव कर दिया RT को, ये रूट में नहीं है, ध्यान रखना, एक मिनट, हाँ ये रूट में नहीं बेटा, ये रूट में नहीं है, ठीक है, इसको करेक्ट कर देना, ठीक है, ये रूट में नहीं है। तो P बाय rho का मतलब RT बाय a, ठीक है। थोड़ा पीछे करना, क्लियर होना चाहिए, ये देखो P m बाय rho इक्वल टू RT, तो हमें क्या निकालना, P बाय rho निकालना, तो m को इधर लेकर के आ गए, तो RT बाय m आ गया, सही है। चलिए आ जाइए, आगे
अब हमें ये पता चल चुका है कि p by rho is equal to RT by m है ना। तो हमें ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड अगर हम लोग लाप्लास करेक्शन की बात करें तो p is equal to p गामा अपॉन rho, p अपॉन rho की जगह पे हम लोग RT by m लिख सकते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। r भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, t। तो टेंपरेचर में चेंज अगर होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, राइट। साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो pv is equal to under root, अब यही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ से तुम देखो v is equal to under root gamma RT by m. So since gamma rm are the constant, it is clear that velocity of the sound in a gas is directly proportional to the square root of the absolute temperature. इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो साउंड क्या हो जाएगी, साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, साउंड की स्पीड टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। चलिए आगे चलिए। तो दो डिपेंडेंसी हम लोगों ने देख ली। अब अगली डिपेंडेंसी देखते हैं, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी पे कैसे ये इफेक्ट करता है। तो हमने मान ली कंसीडर टू डिफरेंट गैसेस ऑफ द सेम टेंपरेचर प्रेशर विद डिफरेंट डेंसिटी। तो हम लोगों ने दो गैस मान ली और उन दोनों गैसेस की डेंसिटी अलग अलग हमने मान ली और हमने मान ली कि प्रेशर जो है कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमने हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा p इक्वल टू गामा 1 अपॉन rho 1, राइट। सिमिलरली हाँ, तो यही थोड़ा तुम्हें समझना है इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। ये v2 हो गया, ठीक है। ये जब पढ़ोगे तो क्लियर हो पाएगा इसको, ठीक है। तो थोड़ा इसको करेक्ट करना है जब आप नोट्स बनाएंगे तो इन सब चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो v1 इक्वल टू अंडर रूट v1, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल कॉपी ना करें, आप चीज़ों को समझते हुए लिखें, ठीक। अपनी लैंग्वेज में आप लिखें, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा गया वही आप कॉपी कर लें। तो यहाँ पे v1 इक्वल टू अंडर रूट v p अपॉन, ठीक है। सिमिलरली अगर v2 के लिए निकालना प्रेशर कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। चलिए आगे दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दिया तो p से p कैंसिल हो गया, क्या आया v1 अपॉन v2 मल्टीप्लाइड बाय v1 अपॉन v2 मल्टीप्लाइड बाय ρ2 अपॉन ρ, जहाँ पे ρ2 क्या है, डेंसिटी ऑफ द सेकंड गैस और ρ इज द डेंसिटी ऑफ फॉर अ गैस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ, मान लीजिए मोनोटॉमिक गैस या डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस है भाई, कुछ भी हो वॉल्यूम कुछ भी हो भाई, उसके लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम रहेगा। तो न्यू1 और न्यू रख दिया यहाँ पे, तो कट गया। यहाँ पे आया v1 अपॉन v2 इक्वल टू अंडर रूट ρ2 अपॉन, इसका मतलब वेलोसिटी जो होती है वो डेंसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही बात तो प्रूव करी होगी, मतलब डेंसिटी अगर ज्यादा है इस पे क्लिक करो, ठीक है। अगर डेंसिटी ज्यादा है इसका सीधा सा मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम, और डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। समझ में आ गया। और आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, यही चीज देखो आपस में इंटररिलेट कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो अगर हमारे मीडियम में टेम्परेचर बढ़ जाए तो मॉलिक्यूल के बीच की डेंसिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा। समझ में आ गई बात। अब ये जो सुबह शाम वाली मैंने आपको बताई, आप कहोगे सर सुबह के टाइम पे तो मॉइस्ट रहता है तो डेंस होगा मीडियम, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो। तो वहां पर इलास्टिसिटी का फैक्टर है, यही माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर कि मॉर्निंग समय में टेम्परेचर भी कम रहता है और पार्टिकल पास पास भी रहते हैं, तो आप ये बात कैसे कह रहे हो। इसका मतलब पार्टिकल पास पास में जो डेंस है तो उसकी इनवर्सली तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन समझ में आएगा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। आप कहोगे सर क्योंकि पार्टिकल जब पास पास में है तो उनके बीच में इलास्टिक वाला नेचर ज्यादा है, इलास्टिसिटी उनके पास ज्यादा है, और इलास्टिसिटी इतना ज्यादा है कि ये वाले इफेक्ट क्या हो जा रहे हैं, नेग्लेक्ट हो जा रहे हैं। आ रही बात समझ में क्या। तो इसलिए क्या हो रहा है, आपको सुबह और शाम में जो आवाजें होती हैं वो ज्यादा सुनाई देती हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी कहीं आवाज होती है आपको वो जस्ट सुनाई देती है, ठीक है। आपको जैसे लगेगा शोर बहुत ज्यादा हो रहा है मॉर्निंग टाइम में, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये एक्सप्रेशन अपने माइंड में रखिएगा। सो इफ क्वेश्चन शोज दैट वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। चलिए ऊपर आ जाइए। इफेक्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द आल्सो इंक्रीजेस, है ना। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो हमारे नेचर में जो वाटर वेपर का अमाउंट होगा बढ़ेगा। जैसे आप सुबह में कोहरा देखते हैं, कोहरे के टाइम पे ऊपर करिएगा थोड़ा, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीजेस, थोड़ा ऊपर कितना बेटा। When the humidity of air increases, the amount of water vapor present in is also increases, right? Amount of water vapor जो है increase कर जाएगा, hence
density decreases because the density of water vapor is less than the dry air. This is very important point. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, density of water vapor is less than the density of dry air. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, इसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, अगर आपके पास वाटर वेपर है उसकी डेंसिटी, और जो ड्राई एयर है जिसमें कोई वेपर नहीं है, राइट, तो जो ड्राई एयर होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू वेपर. ठीक है, समझ में आ रही बात? इसका मतलब जो वाटर वेपर है उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. ये तो पढ़ा आपने, v is inversely proportional to 1 by rho. तो 1 by rho का मतलब क्या, अंडर रूट रो का मतलब क्या हुआ, अगर डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो अभी आपने पढ़ा कि जो हमारी ड्राई एयर होती है ना, इसीलिए जो समर सीजन होता है, समर सीजन में क्या एयर जो है ड्राई हो जाती है. ड्राई का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें वाटर वेपर का प्रेजेंट नहीं रहता है. अगर वाटर वेपर का प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो समर सीजन में ये प्रॉब्लम नहीं आती, विंटर सीजन में ऐसा हो जाता है. कभी बारिश होती है तो हमारा नेचर जो है मॉइस्ट हो जाता है, मॉइस्चर बढ़ जाता है. अब मॉइस्चर बढ़ गया तो क्या होगा, या फिर मॉइस्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी ड्राई एयर के कंपैरिजन में, तो डेंसिटी कम हुई तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. क्लियर हुआ? ठीक. सो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी. द साउंड ऑफ द ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर. ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, व्हाई साउंड इज ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर इन कंपैरिजन टू ड्राई एयर. अब तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा चल लाइव में, तो आप ये सब सारी चीजें बताएंगे भाई ऐसे ऐसे होता है. सिंस वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर vapor is less than the density of dry air, and we know that velocity of the sound is inversely proportional to the root of density. Therefore, right, तो ये सब आप लिख लेंगे. Here due to this reason it can be observed that in rainy days sound travel faster. Rainy days में जो है साउंड होता है फास्ट. कभी बारिश हो तो देखना, जब बारिश होती है तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है. आपको जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोर्स में इधर, ठीक है, ये थोड़ा सा. अब यहाँ पे कुछ रखे गए हैं कुछ मटीरियल्स और उनकी कुछ स्पीड्स हैं, उसको देख लेते हैं. सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कभी कभी. देखो, एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब हम छोटी क्लास में बच्चे होते हैं उनको यही बताते हैं कि 332 मीटर पर सेकंड, एक वैल्यू को बता देते हैं, वो रट लेते हैं. लेकिन अब आपको रटना नहीं, आपको समझना है क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने पढ़ा कि वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पे डायरेक्टली, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती. 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है 330. 20 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, बढ़ गई वेलोसिटी. हीलियम की स्पीड होती है 965. हाइड्रोजन की स्पीड होती है 1284. राइट. वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है 1402. और यही जब आप 20 पर रख देते हो, 20 का मतलब नॉर्मल, राइट, तो 1483 बढ़ गई, है ना. सी वाटर 1522, इसलिए अल्ट्रासाउंड का यूज हम लोग वहाँ पर करते हैं, है ना, क्योंकि डेंसिटी उसकी क्या होती है बेटा, सी वाटर, राइट, सी वाटर. और इसका कितना हो गया 1522, राइट. और यहाँ पे एल्युमिनियम में कितना होता है 6420. एल्युमिनियम में बढ़ गई क्योंकि इलास्टिसिटी ज़्यादा है, राइट. अगला है स्टील. कहते हैं कि स्टील में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें होती है, ग्रेफाइट में होती है. याद रखना है. ग्रेनाइट, ग्रेनाइट. तो ग्रेनाइट में कितना होता है 6000. स्टील में कितना होता है 5921. लेकिन जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो उसमें एक ऑप्शन स्टील है. लेकिन जैसे अब ज़्यादा जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा 6420. 6420 ना, ठीक है. एल्युमिनियम में कितना हो गया 6420. तो एल्युमिनियम में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया. फिर इसके बाद से, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है मोस्टली स्टील ही दिया जाता है, ठीक है. तो आप बताएंगे स्टील में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है. अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप बता सकते हैं क्योंकि स्टील एक कॉमन मटेरियल है जो लोग यूज़ करते हैं, तो ये उसी में पूछ लिया जाता है, ठीक है. एल्युमिनियम ग्रेफाइट आ जाए. इस तरह से अगर देखा जाए तो इलास्टिसिटी जो है डायमंड में सबसे ज़्यादा होती है, डेंसिटी भी ज़्यादा होती है. चलिए आगे नीचे. ओके, नाउ अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं. बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? बोर हो गए? बोर हो गया? रखने हम नहीं पढ़ाएं. एक्सपेरिमेंट करवा दो. एक्सपेरिमेंट कितना टाइम लगेगा? अभी आधा घंटा है. तो देख लो थोड़ा सा, सिलेबस इतनी जल्दी हो जाएगा तो नहीं, आगे हम आपको जो है आपका रिवीजन वगैरह करा देंगे, ठीक है. अब क्योंकि भाई देखो लंबा चैप्टर है तो कई सारी चीज़ें नहीं है तो थोड़ा बोरिंग तो लगेगा, है ना. चलिए, प्रोग्रेसिव वेव एंड ट्रैवलिंग वेव्स. तो प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव दोनों का मतलब एक ही है. ऐसी वेव जिसमें डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं. देखिएगा, अब प्रोग्रेसिव वेव इज डिफाइंड एज द ऑन क्या लिखा है, वर्ड ट्रांसमिशन ऑफ द वाइब्रेटिंग
वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द बॉडी इन द इलास्टिक मीडियम फ्रॉम वन पार्टिकल टू सक्सेसिव पार्टिकल। तो कहने का मतलब है प्रोग्रेसिव वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या होता है ट्रांसफर होता है और वो अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन करेगा और अपनी एनर्जी को आसपास भेजेगा। समझ में आ गई बात? ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है कि ये पूरे प्लेन में जो वेव्स आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे आप जब किसी स्टोन को वाटर में फेंकते हैं तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन जो है वाटर की पूरी सरफेस क्या हो जाती है, पूरा प्लेन जो है डिस्टर्ब हो जाता है और चारों डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में क्या होती है, रेडियल डायरेक्शन में नहीं प्लेन डायरेक्शन में क्या होता है, वेव्स आगे की तरफ बढ़ती है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसको हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। देखिएगा, we know that wave is the function of distance, time, density, pressure। ये सब आप जानते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सारी चीजें हम लिख सकते हैं। A equation can be formed to represent generally the displacement of the vibratory motion particle of the medium through the medium which a wave passes. Thus, each particle of the progressive waves execute simple harmonic motion। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब हुआ कि जो मीडियम में जितने पार्टिकल्स हैं सब के सब क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? क्योंकि उसके बगल वाला पार्टिकल क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। आगे बात सुन लेंगे, उसके बगल वाला पार्टिकल क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो उससे लगे हुए जितने पार्टिकल होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो यही बात ये कह रहे हैं कि इक्वेशन कैन बी फॉर्म टू रिप्रेजेंट द जनरली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटरी पार्टिकल इन अ मीडियम थ्रू व्हिच द मीडियम व्हिच wave passes। Thus each particle of the progressive wave executes simple harmonic motion of the same period and amplitude of the different phase given each other। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी एक मीडियम में अगर हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया तो सभी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के क्रॉस क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, सेम एम्पलीट्यूड से करेंगे, सेम टाइम पीरियड में करेंगे और सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। क्लियर हो गया? चलिए ऊपर आ जाइए थोड़ा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, एक ग्राफ मैंने इस तरह से बनाया है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं मीडियम में, तो हमें एक वेव फॉर्मेशन का बस ग्राफ देखना है। तो देखना ध्यान से समझना, ये वाला पार्टिकल, राइट, अब इसका तो आपने देखा ही है, मीडियम के सभी पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के सभी पार्टिकल्स हैं। अब ये मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। सभी क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन। कुछ पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहे हैं। कैसे? ध्यान से समझिए। ये पार्टिकल देखना, ये पार्टिकल्स अपने सबसे मैक्सिमम पोजीशन में, देखना ये वाला पार्टिकल है ना, अब ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे पहुंच करके अपने नीचे की तरफ आ रहा होगा। दरअसल ये ग्राफ उल्टा बन गया, यहां से बनना चाहिए। ठीक है, देखना ये पार्टिकल जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इससे लगा हुआ पार्टिकल जुड़ा हुआ है, इलास्टिक है, तो अपनी कुछ एनर्जी इसको दे देगा। तो ये पार्टिकल इसके साथ साथ ऊपर की तरफ जाने लगेगा, इसके साथ ये पार्टिकल जुड़ा हुआ है, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाने लगे। ये वाला पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच चुका था, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये अपने साथ लगे हुए इस पार्टिकल को भी नीचे की तरफ लाना चाहेगा। तो अगले एक सेकंड में क्या होगा, ध्यान से समझना, अगले एक सेकंड में क्या होगा, ये वाला पार्टिकल इसको नीचे की तरफ लाएगा तो जस्ट ये वाला पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। राइट, समझ में आ रही बात? फिर अगले सेकंड में क्या होगा, ये वाला नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, और इस तरह से मीडियम के जितने पार्टिकल हैं सब के सब क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, और सभी अपनी जगह पर क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। और जब अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन करने लगेंगे तो आपको वेव क्या होगी, इस तरह से, ठीक है, डिफाइन होगी। ठीक है, अब ये लिखा गया है, we know displacement of the particle at a given instant y is equal to a sin omega t। कितना होता है बेटा, y is equal to a sin omega t। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a is the amplitude, omega is the angular frequency, right? Displacement of the particle है ना, at the distance x है ना, at the distance x from at the given instant is given by। आप ध्यान से समझना, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर मैं यहाँ से, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल जीरो से, अगर मान लो कि मैं इस वाले पार्टिकल का बताना चाहता हूँ, इस वाले पार्टिकल का मैं बताना चाहता हूँ, तो ये वाला पार्टिकल को बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो इसका जो जनरल इक्वेशन है उसमें से मुझे इतना माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इतने फेज को माइनस कर दूँ तो मुझे यहाँ से इक्वेशन पता चल जाएगा, वही फेज वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था मैंने आपको कि प्लस पाई बाई टू कब करते हैं, माइनस पाई बाई टू कब करते हैं। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन तो है ही आपके पास। अब मान लो कि जो 5 फेज जो है वो नीचे की तरफ चल रहा है, तो हमें यहाँ से इस वाले इक्वेशन में से क्या करना पड़ेगा, 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो ओमेगा टी माइनस 5। अगर x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, इसका कुछ फेज है, तो
इसके फेज में से अगर पूरे इक्वेशन को माइनस कर दिया तो हमें इधर वाली वेव्स का फेज मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, y = a sin ओमेगा t माइनस फाई कर दिया। फिर से समझिए, किसी एक अगर कोई एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन करने पर जो उसका इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का, y = a sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मान लीजिए कि x डिस्टेंस पे कोई एक पार्टिकल है, राइट, और उसका इनिशियल इक्वेशन ये था जब ये यहां से चल रहा था, राइट। अब ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब उसका फेज चेंज हो गया। मान लीजिए इसका फेज जो था वो कितना था, फाई था, अब फाई फेज ये पीछे हो गया, राइट। तो हमें इस वाले इक्वेशन में से क्या करना पड़ेगा बेटा, ओमेगा टी माइनस फाई क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास अभी इस वाले पार्टिकल में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, y = a sin ओमेगा टी माइनस फाई। इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया, ठीक है। ऊपर देखिए, ठीक है। अब देखो, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने आपको बताई थी, कई बार इसको यूज भी कर चुके हैं। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में अंतर ये होता है, phi = 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x, जहाँ पे x क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ का मतलब कितना उसने पाथ चला, राइट। बात समझ में आ रही है, कितना पाथ उसने ट्रेवल किया, या कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। और phi क्या है, कितना फेज है उसका। तो अगर उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसका फेज कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x। इसका मतलब मैं phi की जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो इक्वेशन अभी हमने बनाया था, y = a sin ओमेगा t माइनस 2 पाई x बाय लैम्डा कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, तो ओमेगा को हमने लिख लिया 2 पाई न्यू बाय लैम्डा। तो मैंने यहाँ रख दिया इसको 2 पाई न्यू, और t तो रहेगा ही, लैम्डा आ गया, और यहाँ से माइनस 2 पाई x बाय लैम्डा, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या है, कॉमन क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन है, तो मैंने 2 पाई बाय लैम्डा क्या किया, तो यहाँ से 2 पाई बाय लैम्डा हमने कॉमन, ठीक। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, 2 पाई बाय लैम्डा हमने कॉमन। तो ये इक्वेशन तो आपका ये वाला बन गया, प्रोग्रेसिव वेव का। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या बन गया, y = a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब तुम्हें पता है कि लैम्डा = 2 पाई बाय t, कैसे, तुम्हें पता है कि जो लैम्डा होता है, लैम्डा क्या है बेटा, वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ है, और वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी। ये होता है ना, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चौक है क्या, चौक लेके आना, चौक लेके आओ, फिर मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाकर के आज एक बार पढ़ना घर पे जरूर, नहीं तो भूल जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन आता है, y = a sin 2 पाई बाय लैम्डा, तो हमने बाहर ले लिया 2 पाई बाय लैम्डा, और ये vt अपॉन लैम्डा, ठीक है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा समझो। इस लैम्डा को यहाँ पे देखो, इस लैम्डा को मैं इसके अंदर ले जाता हूँ, तो v ये क्या है, v है वेलोसिटी, और वेलोसिटी अपॉन लैम्डा वेवलेंथ। अब तुम्हें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही कितना आ जाएगा, चौक लाने देखो इसको थोड़ा सा, ये v × t है और माइनस x है, x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। तो हमने इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे v बाय लैम्डा आ जाएगा। अब तुम्हें पता है बेटा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक वेव के द्वारा चली गई जो कंप्लीट डिस्टेंस होती है पूरे ऑक्सीलेशन, उसे हम कहते हैं वेव। तो लैम्डा अपॉन, और एक वेव को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसे कैपिटल टी कहते हैं। तो लैम्डा अपॉन कैपिटल टी आ जाएगा किसके बराबर, v के बराबर, यही तो है ना, लैम्डा अपॉन कैपिटल टी।
अब देखना हमने यहाँ पर लैम्डा को अंदर किया है तो लैम्डा अपॉन वी है, तो हमें क्या निकालना है, वी अपॉन लैम्डा। वी अपॉन लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होती है, अरे ऐसे देखो ना, कैसे बताऊं, चौक आने को फिर समझाएं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग v अपॉन लैम्डा को 1/t लिख सकते हैं। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आ जाएगा? ये लैम्डा को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो v बाई लैम्डा होगा, और लैम्डा बाई v किसके बराबर है, कैपिटल T के बराबर है, तो v अपॉन लैम्डा किसके 1/t के बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया t बाई टी। हाँ जी, अरे भाई ये v बाई लैम्डा अंदर जाएगा, x बाई लैम्डा भी यहाँ ही जाएगा, यहाँ पर जब लैम्डा को तुम ले जाओ तो v बाई लैम्डा हो जाएगा, है ना? अब तुम्हें पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन कैपिटल T, तो कैपिटल T इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी अपॉन सॉरी लैम्डा अपॉन v, तो v अपॉन लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, अच्छा इधर आ जरा आज क्लास के लिए देखिए। देखो वेलोसिटी इक्वल टू एक लेंथ वेव के द्वारा चली गई डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं, है ना, लैम्डा अपॉन कैपिटल। तो बेटा यहाँ से तुम्हारे पास कैपिटल इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन v। अब यहाँ पे तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, v बाई लैम्डा की, तो v बाई लैम्डा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, v बाई लैम्डा इक्वल टू 1/2। देखो ये 1/2 हमने यहाँ पे लिख दिया, स्मॉल t तो रहेगा ही, तो v बाई लैम्डा की जगह पे हमने 1/2 लिख दिया, तो स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, t इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल द वेव, और कैपिटल T जो है उसकी टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमारे पास प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन आया है y इक्वल टू a sin 2 pi t स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x बाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, और ये डिराइव करने के लिए आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। इसके बाद अभी ये तो सेम फेज में चल रहा था, अगर यही अपोजिट फेज में हो जाए तो अपोजिट फेज के लिए जो माइनस होता है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y, तो हमें उतना ऐड करना पड़ेगा, अभी ये आगे चल रहा था उतना माइनस करना पड़ रहा था, अभी वो पीछे से चल रहा है इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। तो एक समझ लेंगे, यहाँ से आ गया इफ द वेव ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन देन व्हाट वी गेट दैट y इक्वल टू a sin 2 pi स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस x बाई लैम्डा, यही जो फेज था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एक इक्वेशन इस तरह से दे दिया जाएगा, आपको कंपेयर करके, जैसे बताया था क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, कंपेयर करके हम लोग स्मॉल t x लैम्डा इन सब की वैल्यूज को क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, ऊपर देखिए बस। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी है दैट इज द 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा को हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, k से। इसका मतलब अगर मैं 2 पाई को अंदर कर दूं, 2 पाई को मैं अंदर कर दूं, 2 पाई अपॉन t आ जाएगा, और 2 पाई अपॉन t को ओमेगा कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसे 2 पाई को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पाई बाई लैम्डा हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस k को कहते हैं हम लोग वेव नंबर। क्या कहते हैं बेटा, वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब कितनी वेव ट्रेवल हुई एक पर्टिकुलर ट्रेन। अच्छा, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में अंतर है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितनी बार वेव क्रिएट हुई, और वेव नंबर का मतलब हुआ कि किसी फिक्स इंटरवल में कितनी वेव्स क्रिएट हुई। नहीं समझ में आगे, तो ये वेव नंबर। तो अब हम इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू a sin 2 पाई को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई अपॉन t की वैल्यू ओमेगा होगी। देखो यहाँ से कहाँ पे गया, इसको उल्टा लिख दिया गया, माइनस कर दिया गया ओमेगा t, राइट, तो ओमेगा t और इसको हमने क्या लिख दिया, k। ठीक है, आप यहाँ से इसको करेक्ट कर लेंगे, इसको पहले लिखना है, लेकिन -2 किया नहीं इसको पहले लिखना है, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में। ठीक है, तो आ जाएगा ओमेगा t माइनस kx, राइट। तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। कैसे आया समझ में? लेकिन ऊपर प्लस लगा फिर नीचे -2 लगाएंगे, क्या प्लस और माइनस सिर्फ ये दिखाता है हमें कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव, अपोजिट में जा रहा है तो पॉजिटिव, राइट। अब इन दोनों को लेकर के आप यहाँ पे फेज बना सकते हैं, ये ओमेगा t आ जाएगा माइनस kx आ जाएगा, अगर अपोजिट फेज में गया तो यहाँ पे प्लस kx आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे। तो ये तुम्हारा बेटा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का क्या हो गया, इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये फेज क्या होता है, बताया था मैंने आपको। फेज बेसिकली क्या होता है, इट इज द एंगल बाय व्हिच इट एक्सिक्यूट एसएचएल, मतलब कोई भी पार्टिकल कितने एंगल के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेज। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, इसमें ऐसी इस तरह से वेव जनरेट हुई, तो यहाँ वाला पार्टिकल किसी एक इंस्टेंट में यहाँ पर होगा, तो अगर ये यहाँ पर है तो इसके पास कितना फेज है, कहोगे आप सर पाई बाई 2 का फेज है ना। मैं कहूँगी कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो इसके पास कितना फेज है, आप कहोगे सर पाई का फेज है।
मैं कहूँ कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो कितना फेज है 3/3 राइट, तो ये इसका फेज हो गया। और फेज डिफरेंस जो होता है बेटा वो दो वेव्स के बीच का डिफरेंस हो गया। जैसे एक वेव ऐसे है और दूसरा वेव जो है ऐसे है, तो इसमें अब देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसमें कितना फेज ऐड अप होगा, प्लस π/2 फेज क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे सर प्लस π/2 का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये π/2 प्लस से चल रही है। आगे बात समझ में क्या, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको समझते रहेंगे, प्लस π/2 का फेज। और मैसेज आया कि आपके फोन में बैटरी 20% बची है। धन्यवाद। तो यहाँ से देखना देखो बेटा क्या है, और अगर यहीं से ऐसे हो जाता तो ये -π/2 हो जाता, तो -π/2 का फेज आ जाता किसके किसके बीच, इसके और इसके बीच। अरे बात समझ में, इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फेज क्या होता है। व्हेन अ पार्टिकल ऑक्सीलेट देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम का मतलब जीरो वाली पोजीशन है ना, मीन पोजीशन, and its direction of the motion changes periodically. The quantity which expressed at any instant the displacement of the particle and direction of the motion is called phase of the particle denoted by phi. अब जैसे मैंने कहा कि किसी भी पार्टिकल का फेज, किसी भी पार्टिकल का फेज जो है वो 3π/2 की तरफ है, तो आप कहोगे सर पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है, तो कहोगे सर पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से होकर के अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि कोई पार्टिकल प्लस π/2 फेज के साथ है, तो आप क्या कहोगे कि सर प्लस π/2 फेज का मतलब क्या होगा कि अब ये पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन है, और कहीं इसके और इसके बीच में कोई एंगल दे दिया गया, जैसे ये π/2 है और ये पाई है, इसके बीच का कोई एंगल, जैसे अब मुझे इसके बीच का कोई एंगल निकालना है तो π/2 प्लस पाई है ना, तो कितना हो गया भाई ये 3π/2 है ना, 3π/2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 2 से 2 कट गया 3π आ रहा है। तो मैंने कहा कि 3π का मतलब इसके और इसके बीच में है नहीं, 3π इसके बीच में है, π/8 होगा तो इसके बीच का एंगल 3π/4 3π/4 ठीक है, तो 3/4 π/4 इसके बीच में कहीं आएगा, ठीक है, 3π/4 क्या होगा इसके बीच में कहीं पे आएगा, यहाँ पर कहीं पे, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है इसके बीच में, तो आप फेज देख करके बता सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल किस पोजीशन पर एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अगला है फेज कांस्टेंट। फेज एंगल ऑफ अ पार्टिकल t is equal to 0 is called the initial phase और epoch और फेज कांस्टेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेज कांस्टेंट क्या होता है। फेज कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब टाइम 0 है तो टाइम 0 होने पर उसका इनिशियल फेज कितना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं फेज कांस्टेंट। जैसे अभी मैं कहूं कि t is equal to, ये वाली वेव देखना, t is equal to 0, तो बेटा इसका फेज कांस्टेंट कितना है, t is equal to 0 पर ये अपने नॉर्मल इक्वेशन से प्लस π/2 पे चल रहा है, तो प्लस π/2 इसका क्या होगा फेज कांस्टेंट उस पर्टिकुलर वेव का। आगे बात समझ में, तो हर बार जब ये चलेगा तो उसमें उतना हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, इसे लोग कहते हैं फेज कांस्टेंट, ठीक है। आगे जाइए, ठीक है फेज कांस्टेंट। इसके बाद फेज डिफरेंस, वही सेम चीज हो गई, एंगल का डिफरेंस दो वेव्स में। आ जाइए नीचे, वेरिएशन ऑफ फेज विद डिफरेंस। अब यहाँ पर ऊपर करिए थोड़ा, तो वो एक टॉपिक है, ऊपर करो बेटा, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ फेज विद टाइम है ना, एट अ गिवन डिस्टर्बेंस x फ्रॉम 0 एंड φ1 and φ2 फेज ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t1 and t2। तो t1 और t2 पे दो वेव्स हैं, उनका फेज कितना है φ1 और φ2, ठीक है। आ जाइए नीचे, तो इनका जो फाई होगा, क्योंकि उस पूरे इक्वेशन में sin ओमेगा t, sin के साथ जो पूरा लगा हुआ है वो फेज है। तो मान लीजिए आपके पास दो वेव्स हैं और दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट पे, सेम डिस्प्लेसमेंट में है ना, क्योंकि x और लैम्डा दोनों की वैल्यू सेम है, सेम डिस्प्लेसमेंट में। φ1 तो φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2π t1 अपॉन कैपिटल T, टाइम पीरियड तो फिक्स होगा, माइनस x अपॉन लैम्डा, ठीक। सिमिलरली दूसरे वाले का फेज कितना होगा 2π t2 अपॉन t, तो साइन के साथ जो पूरा लगा हुआ उसे फेज कहते हैं, ठीक है। और दो वेव्स अगर है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे लोग फेज डिफरेंस कहेंगे। तो t2 अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है φ2 माइनस φ1 लेना, तो φ2 माइनस φ1 किया तो बाकी सारी वैल्यूज कट गई, क्या बचा t2 अपॉन t1, t2 अपॉन t माइनस t2 अपॉन t, राइट। तो 2π अपॉन t बाहर आ गया, यहाँ से बचा t2 माइनस t1 और यहाँ बचा φ2 माइनस φ1, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ से इसको हमने लिख लिया डेल्टा फाई, क्या लिख लिया डेल्टा फाई, और यहाँ से 2π अपॉन t, 2π अपॉन t, राइट। t2 माइनस t1 ये डेल्टा t हो गया, डेल्टा t को कितना डिस्टेंस चल रहा है डेल्टा x, डेल्टा t इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस,
और डेल्टा टी डिस्टेंस में कितना, डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस है, डेल्टा एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, डेल्टा एक्स। हमारे पास रिलेशन दोनों में क्या आ गया, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स को हम लोग कहते हैं बेटा पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं, फेज। एक तरह से ये रिलेशन हो गया पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में। सो दिस इज द फेज चेंज डेल्टा फाई ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल डेल्टा। तो डेल्टा टी, अब आप कहोगे सर यहाँ पे t2 t1 की जगह डेल्टा x क्यों रख दिया, क्योंकि हमें पता है कि t2 t1 इज द वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल और हमें छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पता है। तो हम लोगों ने t2 t1 की जगह पे छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू की डेल्टा x हमने लिखा इन दिस द फेज डेल्टा फाई अ पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल डेल्टा। डेल्टा टी टाइम इंटरवल पे कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डेल्टा x। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस और ये हो गया इसका फेज डिफरेंस। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक, आगे चलिए। Valuation of physical distance. ऊपर करना, ऊपर करना। ठीक है, इस बार इन्होंने क्या करा, इस बार इन्होंने क्या किया, टाइम को इन्होंने क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, स्मॉल टी, राइट। स्मॉल टी और कैपिटल टी वैल्यू इसको चेंज कर लिया, डेल्टा एक्स। ऊपर करना थोड़ा सा, ऊपर करो थोड़ा सा। एक करेक्शन छोटा सा करना है यहाँ पे, ये जो डेल्टा एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये कौन सा पेज है देखना, पेज नंबर 24। तो 24 पेज में जो ये डेल्टा एक्स है इसको डेल्टा टी बना, ठीक है, क्योंकि t2 t1 को हम लिखेंगे डेल्टा टी। अब इसके आगे जो डिराइव करेंगे वो होगा। चलिए, तो इसको क्या करेक्ट कर लेंगे आप, डेल्टा टी बनाएंगे। क्या बना लेंगे इसको, तो ये आपका फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच का रिलेशन, ठीक है। चलिए ऊपर करिए। अब यही सेम प्रोसेस हमने किया, पहले वाले का फेज बना 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी को फिक्स मान लिया और दोनों स्मॉल टी पर जो डिस्प्लेसमेंट है, एक का x1 है दूसरे का x2 हो जाएगा, वेवलेंथ सेम है, टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। चलिए आगे आइए। इसके बाद हमने phi 2 माना 2 पाई t अपॉन t x2 को, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को जब हमने माइनस किया कहाँ गया, -2 पाई और x2 x1, x2 x1 हमने लिख दिया डेल्टा x। तो हमारे पास रिलेशन आ गया डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x, राइट। सो नेगेटिव साइन सो दैट अपोजिट साइड, कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका इक्वेशन। तो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस, अगर तुम्हें फेज डिफरेंस पता है तो आसानी से तुम पार्ट डिफरेंस क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो देख लेते हैं, उसके बाद डील करते हैं, ठीक है। देखिए, ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम execute vibration about the mean position, disturbance progress onward from one particle to another। कहने का मतलब है जब भी प्रोग्रेसिव वेव कहीं पर चलेगी तो मीडियम के जितने पार्टिकल होंगे सब क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे एक फिक्स टाइम इंटरवल में, और सभी अपनी एक मैक्सिमम पोजीशन पे जाएंगे और लगातार अपने बगल वाले पार्टिकल को क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे। अगला है पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम टाइम पीरियड अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब जो भी पार्टिकल एग्जीक्यूट करेंगे सबका टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा, है ना। अगला फेज ऑफ द एवरी पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 पाई, मतलब सभी पार्टिकल एक बार 0 से रहेंगे, फिर 90 जाएंगे, फिर क्या रहेंगे, फिर 0 80, फिर जो है 270 जाएंगे, फिर 2 पाई। तो एक जितने भी पार्टिकल्स होंगे मीडियम के सब पार्टिकल 0 से 2 पाई के बीच में क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। अगला है प्रोग्रेसिव वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के थ्रू भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा वोकल कार्ड जिस एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रहा है, जिस टाइम पीरियड के साथ मूव कर रहा है, उसी के साथ एयर के जितने मॉलिक्यूल आपके हमारे बीच में सब के सब क्या करें, वाइब्रेट करें। कंप्रेशन क्रिएट हुआ मतलब पार्टिकल पास पास में आ गए, रेयरफैक्शन क्रिएट हुआ मतलब दूर होते हैं। तो मीडियम के जितने पार्टिकल हमारे आपके बीच में सब के सब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगला है ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ के हमने वाटर का वेव देख लो आप, प्रोग्रेसिव मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज ट्रांसवर्स, दोनों में भी प्रोग्रेसिव वेव क्या है, पॉसिबल, ठीक है। दोनों में एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द मीडियम इन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। तो कहने हैं कि जिस डायरेक्शन में प्रोग्रेसिव वेव की डायरेक्शन होगी उसी तरफ एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मैं अभी आपकी तरफ बोल रहा हूँ, मेरी एनर्जी आपकी तरफ क्या हो रही है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है, उसके लिए बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है
उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक में याद रखना है कि वेव की एनर्जी जो है उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। मैं जितना तेजी से बोलूंगा मेरा वोकल कार्ड उतना तेजी से क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, इसीलिए एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं हम लोग, आप देखिए है ना, जब भी कभी फंक्शन होता है तो एम्पलीफायर का यूज करते हैं ताकि हमारी वॉइस को बढ़ा करके क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो एम्पलीफायर्स लगा देते हैं। तो एम्पलीफायर्स क्या करते हैं, हमारी साउंड एनर्जी के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, उसमें कुछ एनर्जी ऐड कर देते हैं। जब उसमें कुछ एनर्जी ऐड कर देंगे तो वही बढ़ी हुई आवाज आपको सुनाई देती है। आ रही बात समझ में क्या? तो ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव जो होती है वो एम्पलीट्यूड, यहाँ पे देखिए 2 पाई सी रो न्यू, ये सब क्या है, कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इस पे आपको यही पॉइंट याद रखना है। किसी भी इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी आप भेज रहे हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, राइट। सो एनर्जी इन यूनिट एरिया इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव या इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी। तो I is directly proportional to A square, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड हो उतना ज्यादा इसकी इंटेंसिटी। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए तो आगे आ जाइए। सो यहाँ से ये समझ में आता है कि फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। इसके बाद यही सेम चीजें हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, है ना। ये कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला ये सोर्स के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, दूसरा ये डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द सोर्स, है ना, तीसरा डिपेंड करेगा किस मीडियम में रखा गया है इंटेंसिटी, उसके बाद ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, राइट, और ये डिपेंड करेगा किस दूरी पर आपका ऑब्जर्व करें। जैसे पास में बैठे तो हमें ये आवाज ज्यादा सुनता है, दूर रहेंगे तो कम सुनता है। Intensity is defined, अभी आप देख लीजिए यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। Intensity is defined as amount of energy crossing per unit area per unit time proportional to the direction of progression of wave, right? तो per unit time और per unit area में कितनी एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है मीडियम में, that is known as the intensity, right? और इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है पूछी जाती है, क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो I इक्वल टू आ जाएगा रो P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, राइट। P क्या है बेटा, पावर है, और 4 पाई R स्क्वायर क्या है, एरिया, राइट, सिमेट्रिकल एरिया है। कि आप बोल रहे हो कि मेरी आवाज पीछे भी जा रही होगी, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो पूरे पूरे के पूरे स्पेस में जा रही है। तो स्फेरिकल तो 4 पाई R स्क्वायर, तो पावर एसोसिएटेड विद स्फेरिकल एरिया, तो उसे आप इंटेंसिटी कहते हैं। और यहाँ से चीज देख सकते हैं। फिर यही सेम चीज यहाँ पे लिख दी गई है, I is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 R स्क्वायर, A is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू that, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है और लाउडनेस जो होता है, दो चीजें होती है बेटा, एक तो होती है तुम्हारी श्रिलनेस, आपने पढ़ा भी होगा 9th में कि श्रिलनेस जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ना, कि किसकी आवाज कितनी तीखी है। जैसे गर्ल्स जो होती है उनकी आवाज थोड़ी पतली होती है ना, तो क्यों होती है, क्योंकि उनका जो वोकल कार्ड है 1 सेकंड में 80 टाइम क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वॉइस की आवाज थोड़ी सी मोटी होती है, क्यों, क्योंकि उनका जो वोकल कार्ड है 1 सेकंड में 70 बार वाइब्रेट कर रहा है। तो जिसका वाइब्रेशन ज्यादा होगा उसके साउंड की श्रिलनेस क्या होगी, वो ज्यादा होगी, ठीक है। और लाउडनेस डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। सो द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, दैट इज द एम्पलीट्यूड, राइट, एंड सेंसिटिविटी ऑफ द, देखो ईयर को इसने लिखा है ईयर, वाई ई यार, यहाँ ईयर होना चाहिए, ईयर होना चाहिए। और ह्यूमन कैन लिसन द फ्रीक्वेंसी अप टू 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक की साउंड क्या सुन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, ये कभी कभी पूछा जाता है, बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो ध्यान रखना है कि हम लोग 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से जो नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, और उससे ज्यादा जो होती है 20 हर्ट्ज, राइट, उसका लोवेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ द साउंड कैन बी ह्यूमन ईयर, राइट, इट्स थ्रेशोल्ड ऑफ द हियरिंग, राइट। कह रहा है कि हमारे ईयर, हमारा कान जो है कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, राइट। अगला साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसको हम लोग डेसिबल में कहते हैं, किसमें मेजर करते हैं, डेसिबल में। और 1 डेसिबल इज इक्वल टू होता है 10 log 10 I, राइट, ये याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जो हमारी होती है वो 10 to power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद होना चाहिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट कैन हियर, हम लोग कितना सुन सकते हैं, 120 डेसिबल से ज्यादा साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते।
120 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड, इवन कि हमारे आसपास जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर रखा है कि अगर आपके आसपास 80 डेसिबल से ज़्यादा, 80 डेसिबल से ज़्यादा कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम लोग नॉइस की कैटेगरी में रखते हैं, आप उस पर केस कर सकते हैं, राइट। अगर आपके आसपास कहीं पे शोर हो रहा है जिसका वॉल्यूम जो है 80 डेसिबल से ज़्यादा है तो आप जो है उसके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, तो लेकिन हम लोग कितना सुन सकते हैं, 120 तक सुन सकते हैं, हमारी ये कैपेसिटी है। 120 से ज़्यादा रहेगा कान फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें रिलेशन बिटवीन वेव्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ठीक है, हम लोग करेंगे। यस, मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ लेकिन हमारी मजबूरी आप समझिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो 20% बैठ कोई बात नहीं, पता नहीं।